Hello, dear students. I am Dheeraj Yadav and I teach English for competitive English like SSC, NDA, CDS, banking, and all other competitive exams. Okay, and in today's topic, I am going to teach you conditional sentences. और आज के टॉपिक में मैं आपको कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ाने जा रहा हूँ. ओके, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनके दो भाग होते हैं. इनका एक भाग दूसरे भाग से अलग नहीं किया जा सकता और इनके एक भाग से कंडीशन तथा दूसरे भाग से रिजल्ट का बोध होता है और जिस भाग से कंडीशन का बोध होता है उसे एडवर्ब क्लजेस ऑफ कंडीशन कहा जाता है. ओके, यहाँ पे दे रखा है एरो बना के. जब एक कार्य का होना दूसरे कार्य के होने पर निर्भर करे तब कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है. आप सफल होंगे बशर्ते आप मेहनत करें. यू विल सक्सीड प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड. तो आप सक्सीड तो हो जाओगे बशर्ते आप मेहनत करो. आप सक्सीड कब होगे? जब आप मेहनत करोगे. तो जब आप मेहनत करोगे ये सेंटेंस में कंडीशन का बोध हो रहा है और यू विल पास इस क्लज से रिजल्ट का बोध हो रहा है. तो दो क्लजेज हुए. एक तो प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड, ये एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. प्रोवाइडेड जो एक सबऑर्डिनेट क्लज बनाएगा, लेकिन प्रोवाइडेड के पहले जो क्लज दिया गया है यू विल सक्सीड, ये एक मेन क्लज है. ओके, आगे पढ़ेंगे अभी डिटेल में. ऊपर दिए गए वाक्य में सफल होना कड़ी मेहनत पर निर्भर करता है. जी हाँ, कंडीशनल सेंटेंसेस में नीचे दिए गए कुछ शर्त सूचक शब्द अवश्य दिखते हैं. हाँ, शर्त सूचक जैसे कि इफ, व्हेन, प्रोवाइडेड, अनलेस, until, as soon as, no sooner than, as long as, while, before, until, unless, so that, when, where, whose, which. इस तरीके के वर्ड्स होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. ओके, और जो क्लज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होता है उसे सबऑर्डिनेटिंग क्लज कहा जाता है या सबऑर्डिनेट क्लज कहा जाता है. कंडीशनल सेंटेंसेस के दो भाग होते हैं, मैंने पहले बताया. फर्स्ट इफ क्लज और दूसरा मेन क्लज. जो इफ क्लज है, इफ एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और ये सबऑर्डिनेट क्लज को बनाता है. ठीक है, तो एक तो होगा सबऑर्डिनेट क्लज और दूसरा होगा मेन क्लज. मेन क्लज को ही प्रिंसिपल क्लज कहा जाता है या इंडिपेंडेंट क्लज भी कहा जाता है. कंडीशनल सेंटेंसेस मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं. अगर यूं देख लें तो कंडीशनल सेंटेंस चार तरीके का होता है. जीरो कंडीशनल, जहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस कॉमा प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ में यूज किया जाता है. और फिर जीरो कंडीशनल सेंटेंस, फर्स्ट कंडीशनल, सेकेंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल. ओके, इफ क्लज जीरो जीरो कंडीशनल को छोड़ के जो फर्स्ट कंडीशनल आता है, इफ क्लज प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट. इफ क्लज हमेशा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा. सेकेंड कंडीशनल क्लज में इफ प्लस पास्ट इंडेफिनिट होगा. और थर्ड कंडीशनल में इफ क्लज वो हमेशा ही पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा. अदर टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस भी होते हैं. इफ क्लज इन प्रेजेंट टेंस. ओके, जनरल फॉर्मूला जो होता है कंडीशनल सेंटेंस का वो होगा इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट कॉमा प्लस सिंपल फ्यूचर. ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस में इफ क्लज कॉमा सिंपल क्लज में होता है और मेन क्लज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा. ये सिंपल फ्यूचर बोलें या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे. ओके, मैं जैसे कि इफ़ आई विल कम टू दिल्ली आई विल मीट यू, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इफ़ क्लज में हम विल का यूज़ नहीं करेंगे. जितने भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं वो अपने बाद तुरंत प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लेगा या पास्ट इंडेफिनिट टेंस लेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं. जैसे कंजंक्शन है इफ, व्हेन, एज सुन एज लॉन्ग एज, नो सूनर देन. ये सारे कंजंक्शंस एज सुन एज लॉन्ग एज, वाइल, बिफोर, इन केस, वुड दैट, इस तरीके के वर्ड्स हमेशा अपने बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट या तो पास्ट इंडेफिनिट लेते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं. तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है. इफ़ आई कम टू दिल्ली आई विल मीट यू, ये वाला सही है. अगर दो कार्य भविष्य में एक के बाद एक हो
और दूसरे कार्य का होना पहले कार्य पे निर्भर करे, तो पहला कार्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा और दूसरा सिंपल फ्यूचर में होगा। नीचे दिए गए कुछ उदाहरण देखते हैं। सी विल कम टू मीट यू एज सुन एज यू विल रीच दिल्ली। तो यू विल रीच दिल्ली के पहले दिया है एज सुन एज, और मैंने कुछ ही देर पहले आई टोल्ड यू दैट कि जब कभी भी सेंटेंस में एज सुन एज लॉन्ग एज, इफ, व्हेन, बिफोर, ओके, आफ्टर, व्हेन, इस तरीके के वर्ड्स आते हैं तो इनके बाद तुरंत सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट आता है, फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं। तो विल को काट देंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। करेक्शन करके दिया है सी विल कम टू मीट यू एज सुन एज यू रीच दिल्ली। सेकेंड, इफ द गवर्नमेंट दे दिया, तो इफ में हम विल का यूज नहीं करेंगे, विल को काट देंगे। इफ गवर्नमेंट बिकम्स स्ट्रिक्ट, करप्शन विल श्योरली फिनिश। और बिकम को बिकम्स में चेंज करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, गवर्नमेंट। थर्ड, आई विल हेल्प हिम प्रोवाइडेड ही मेंट्स हिज वेज। मैं उसको मदद करूंगा बशर्ते हुए अपने तरीकों को चेंज कर ले, अपने तरीके सुधार ले, यानी कि मेंट हिज वेज। और सब्जेक्ट सिंगुलर है ही, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होगा, मेंट्स, और विल को काट देंगे। फोर, अनलेस ही विल नॉट टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ ही विल नॉट रिकवर। अनलेस के साथ मैंने बताया कि विल का यूज नहीं करेंगे, विल को काट के वहां पे डज लिखेंगे। अनलेस ही डज नॉट टेक केयर ऑफ, और अनलेस के साथ डज भी नहीं, नॉट भी नहीं आएगा, तो अनलेस ही टेक्स केयर ऑफ हिज हेल्थ ही विल नॉट रिकवर। देयर विल बी रश एट द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन अराइव्स। तो विल को काट के और अराइव को अराइव में चेंज करेंगे, अराइव्स में। उपयुक्त वाक्यों में इफ वाले भाग में विल अब्लिक शैल अब्लिक वुड का प्रयोग ना करें। ओके, नीचे दिए गए शब्द देखें, इनके तुरंत बाद सब्जेक्ट प्लस विल अब्लिक शैल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, इफ, एज सुन एज लॉन्ग एज, प्रोवाइडेड, बिफोर, आफ्टर, अनटिल, अनलेस, इन केस, व्हेन, लेस्ट, इन सारे शब्दों के साथ विल अब्लिक शैल का प्रयोग नहीं करते और ना ही वुड का प्रयोग करते हैं। हाँ, अनलेस अब्लिक अंटिल के साथ नो, नॉट, नेवर शब्द का भी प्रयोग नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी ही नेचर में नेगेटिव होते हैं या लेस्ट हो। टू, कंडीशनल सेंटेंसेस में वेन के बाद विल अब्लिक शैल का प्रयोग नहीं होगा। वाक्य 5 देखें, जैसे कि हमने पहले देखा है। लेकिन अगर वाक्य पूर्णतः वर्तमान का हो तो मेन क्लज प्रिंसिपल प्रेजेंट, मेन क्लज सिंपल प्रेजेंट में भी हो सकता है। इफ इट रेन्स द स्कूल रिमेन द स्कूल्स रिमेन क्लोज्ड। यदि बारिश होती है तो सारे स्कूल बंद रहेंगे। इसका अर्थ ये जीरो कंडीशनल है, दैट्स वाई इफ क्लज में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट और कामा के बाद मेन क्लज में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही यूज होगा। अगर वाक्य संभावना का हो तो विल के स्थान पे मे अब्लिक माइट का प्रयोग कर लिया जाता है। इफ इट रेन्स द स्टूडेंट मे नॉट कम फॉर क्लास। अगर बारिश होती है तो शायद बच्चे स्कूल ना आए, क्लास के लिए ना आए। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है या पॉसिबिलिटी है कि बच्चे नहीं आएंगे, वहाँ इसीलिए वहाँ विल की जगह पे मे का वर्ड, मे वर्ड यूज करेंगे। टू, इफ द फॉग रिमेन्स द प्लान में गेट लेट। अगर फॉग ऐसे ही धुंध बना रहता है तो हो सकता है प्लेन थोड़ी देर हो जाए। ओके, तो विल के जगह पे हम मे का यूज करेंगे क्योंकि हमें संभावना के बारे में बात करना है, प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करना है। ओके, अगर वाक्य अनुमति देता हो तो विल के स्थान पर मे का प्रयोग हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। इफ़ यू फिनिश योर वर्क, यदि आप अपने काम खत्म कर लिए हो तो यू मे गो होम, आप घर जा सकते हो। यहाँ पे ना परमिशन दी जा रही है यू को कि अगर वो काम कर चुका है तो वो घर जा सकता है। तो वहाँ पे विल की जगह पे ना मे शब्द का या माइट शब्द का यूज़ करेंगे। माइट का यूज़ तब करते जब पॉसिबिलिटी बहुत ही लेस होता, ऐसा तो है नहीं। अगर वाक्य में सलाह उपदेश हो तो विल के स्थान पे शुड अब्लिक मस्ट का प्रयोग करें। या डेफिनेटली, इफ यू वांट टू रिमेन हेल्दी, यदि आप हेल्दी रहना चाहते हो तो यू शुड एक्सरसाइज डेली, तो आपको हर रोज एक्सरसाइज करना चाहिए। सेकेंड, इफ यू डू नॉट नो हिम यू मस्ट नॉट ओपन द डोर। यदि आप उसे नहीं जानते तो आपको दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए। ओके,